गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 में सब्जेक्ट अर्थशास्त्र। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं पूर्ति, और पूर्ति को हम इंग्लिश में कहते हैं सप्लाई। तो इसके पहले हमारा जो टॉपिक हमने जो पढ़ा था वो व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति के बारे में हम पढ़े थे कि व्यक्तिगत पूर्ति क्या होती है और बाजार पूर्ति क्या होती है, उसको हम आकृति के द्वारा स्पष्ट किए थे और आप सभी लोगों ने उसे समझा था। और उसके साथ साथ में हमने पूर्ति के नियम भी देखे थे कि पूर्ति की नियम किसके साथ कैसा संबंध होता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि पूर्ति की जो नियम है वो कीमत और पूर्ति के बीच हमेशा हमें सीधा संबंधी देखने को मिलता है, ये पूर्ति का नियम है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं पूर्ति की धारणा की तरफ। तो पूर्ति की धारणा में हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए पूर्ति को असर करने वाले परिबल दो होते हैं, एक वस्तु की कीमत और एक वस्तु के अलावा अन्य परिबल। ठीक है, अगर ये दोनों चीजों में किसी न किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन होता है तो वो क्या होता है, पूर्ति पर असर करता है। ठीक है, लेकिन हम पूर्ति की धारणा में पढ़ेंगे कि जो भी कीमत के अलावा अन्य परिबल है उन अन्य परिबल में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो पूर्ति में भी किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन होगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि उत्पादन के साधनों की कीमत स्थिर। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि कीमत के अलावा जो अन्य परिबल असर करते थे उसमें हमारा पहला परिबल था कि उत्पादन के साधन की कीमत अगर इंक्रीज या डिक्रीज होती है, बढ़ती या घटती है, तो वो पूर्ति पर इफेक्ट करती है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि उत्पादन के साधन टोटल कितने, 4, जमीन, श्रम, पूंजी, नियोजक, ये सब क्या उत्पादन के साधन है। तो अगर ये उत्पादन के साधन की वैल्यू में अगर कमी हो रही है तो क्या हो रहा है, पूर्ति का प्रमाण बढ़ता है। कैसे बढ़ेगा कि उत्पादन के साधन में उसके पीछे किया गया जो खर्च होता है वो कम होगा तो उत्पादन ज़्यादा होगा, और उत्पादन ज़्यादा होगा तो सप्लाई क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब हमने देखा था वो पूर्ति को असर करने वाले परिबल में, लेकिन अब हम धारणा पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे कि उत्पादन के साधनों की कीमत कैसी होनी चाहिए, स्थिर। जो भी उत्पादन के साधन है, जस्ट अज्यूम कर लीजिए कि अगर जमीन है तो जमीन की प्राइस क्या हो जाएगी, उसकी कीमत क्या हो जाएगी, स्थिर। ना ही उसमें किसी प्रकार की वृद्धि होगी ना ही उसमें किसी प्रकार की कमी होगी। तो अगर उत्पादन के साधनों की कीमत स्थिर है तो पूर्ति भी क्या हो जाती है, हमेशा स्थिर देखने को मिलती है। सेकेंड है टेक्नोलॉजी का स्तर स्थिर। टेक्नोलॉजी का स्तर स्थिर मतलब ये कि जो भी बदलते हुए समय के साथ में, बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ में लोग जो नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से क्या होता है, समय और शक्ति का कम खर्च होता है, कम व्यय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। और अगर कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, पूर्ति बढ़ रही है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी का स्तर स्थिर पूर्ति की धारणा में। मतलब कि अगर टेक्नोलॉजी का स्तर स्थिर होगा, भले चाहे कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ जाए, कोई नया संशोधन हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई भी जो टेक्नोलॉजी उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए। और अगर मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कोई संशोधन को स्वीकारा नहीं जाएगा, टेक्नोलॉजी कैसी हो जाएगी, स्थिर, तो पूर्ति का प्रमाण कैसा हो जाएगा, स्थिर। थर्ड है अन्य वस्तु के भाव स्थिर। जो भी अन्य वस्तु होते हैं वो कोई भी वस्तु हुई, XYZ कोई भी वस्तु हुई, अगर वस्तु के भाव स्थिर है तो क्या होगा, पूर्ति में कमी और वृद्धि देखने का चांस ही हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भाव कैसा है, स्थिर। अगर भाव में वृद्धि और कमी देखने को मिलती है हमें, तभी हमें पूर्ति पर असर देखने को उसका मिलता है। तो हमारा थर्ड धारणा है पूर्ति की कि अन्य वस्तुओं के भाव स्थिर होने चाहिए, और अगर अन्य वस्तुओं के भाव स्थिर होंगे तो पूर्ति भी कैसी हो जाएगी, स्थिर, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन देखने को मिलेगा नहीं। फोर्थ नंबर है बाजार में भविष्य की कीमत संबंधी अटकलें स्थिर। जैसा कि आप सभी ने देखा था कि अगर भविष्य में अगर कस्टमर को ऐसा लगता है कि किसी वस्तु की प्राइस बढ़ने वाली है तो लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट टाइम में उस वस्तु को बाजार में क्या करेंगे, कम प्रमाण में निकालेंगे या उसकी पूर्ति क्या करेंगे, कम करेंगे। किस लिए, क्योंकि अगर भविष्य में उस वस्तु की भाव बढ़ने वाली है, ऐसा कस्टमर को पता है, तो वो क्या करेंगे कि भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रेजेंट टाइम पर पूर्ति का प्रमाण क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और प्रेजेंट टाइम में पूर्ति का प्रमाण कम करने के बाद में क्या होगा, वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं आने वाले समय में जब वस्तु का भाव बढ़ेगा तब। लेकिन धारणाएं में हम ऐसा नहीं देखेंगे। धारणाएं में हमें यह समझना है कि बाजार में भविष्य की कीमत संबंधी जो भी समस्याएं हैं, जो भी अटकलें हैं, वो कैसी होगी, स्थिर। मतलब कि कस्टमर को या ग्राहक को या व्यापारी को इससे कोई मतलब नहीं रखना है कि भविष्य में वस्तु का भाव बढ़ेगा या घटेगा, मतलब कि स्थिर मान लेना है हमें। अगर वस्तु की भाव स्थिर होगी तो पूर्ति का प्रमाण भी कैसा हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट है कि पीढ़ी की संख्या, वाहन व्यवहार की सुविधा भी स्थिर। जैसा कि हमने पहले देखा था जो असर करने वाले परिबल थे उसमें कि जो पीढ़ी की संख्या है,
अगर पीढ़ी की संख्या बढ़ती है तो जो कॉम्पिटेड व्यक्ति होते हैं, जो प्रतिस्पर्धी व्यक्ति होते हैं, वो क्या होते हैं, उनका प्रमाण भी हमेशा बढ़ता है। तो अगर प्रतिस्पर्धी व्यक्ति बढ़ेंगे, पीढ़ी की संख्या बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धी व्यक्ति बढ़ेंगे, तो क्या होगा, बाजार में पूर्ति का प्रमाण भी हमें बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन हमें यह क्या करना है, पीढ़ी की संख्या हुई, वाहन व्यवहार की सुविधा हुई, इन सभी को हमें स्थिर मान लेना है। ना ही पीढ़ी की संख्या बढ़ रही है और ना ही वाहन व्यवहार की सुविधा बढ़ रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वाहन व्यवहार की सुविधा से पूर्ति का क्या संबंध। तो देखिए, जैसे अगर मान लीजिए वाहन व्यवहार की सुविधा होती है, वो अगर शॉर्ट टर्म में लोगों को मिल जा रही है, किसी वस्तु के उत्पादन को एक जगह से अगर हमें दूसरी जगह पहुंचाना है, उसमें कम समय लग रहा है, तो पूर्ति का प्रमाण क्या हो सकता है, जिस जगह पे पहुंचाना है उस जगह पे उस पूर्ति का प्रमाण बढ़ सकता है। लेकिन हमें वाहन व्यवहार की सुविधा को भी स्थिर मानना है और पीढ़ी की संख्या को भी स्थिर मानना है। इसके साथ साथ सरकार के जो कानून होते हैं उसमें भी किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं समझना है। तो क्या होगा कि अगर ये सारी चीजें स्थिर हैं तो पूर्ति का प्रमाण भी कैसा हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने क्या देखा कि सिर्फ पूर्ति की जो धारणाएं हैं, ये 5 धारणाओं के बारे में हमने डिटेल में समझा। अब अगर जब आप लोगों को लिखना होगा तो आप क्या करोगे, सिर्फ ये पॉइंट्स नहीं लिखोगे, पॉइंट्स के अंदर के डिटेल्स जैसे मैंने आप लोग को समझाया है इसी तरीके से डिटेल्स भी आप लोगों को लिखना है। और ये आप लोग को बोर्ड एग्जाम में, ये आपकी जो 11th में, बोर्ड एग्जाम तो अभी नहीं, 11th में ये क्या होगा, आप लोग को 3 नंबर में पूछा जा सकता है। धन्यवाद।